छत्तीसगढ़ बदलाव के दौर से गुजर रहा है। 200 से ज्यादा नक्सली एक साथ हथियार डाल रहे हैं, जिनमें माओवाद से सालों से जुड़े बड़े बड़े नेता भी शामिल हैं। अब सवाल यह है कि नक्सली दलों में अचानक ऐसा क्या हुआ जो वो सब अपना जंगल छोड़कर शहरों में आ रहे हैं। बंदूक के रास्ते सत्ता का पाने का उनका ख्वाब कैसे टूट गया, क्यों उनका मन इस तरह अचानक बदल गया और क्या सोच रहे हैं समर्पण के बाद नक्सली, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। इन 75 घंटों में 303 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इस बार माओवादी आतंक से मुक्त क्षेत्रों में दिवाली की रौनक कुछ और होने जा रही है। माओवाद के खात्मे पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री शाह का हाई कॉन्फिडेंस साफ झलक रहा है। अभी तो डेडलाइन करीब आने में 5 महीने बचे हैं, लेकिन अभी से ही नक्सलियों में मुख्यधारा में लौटने की होड़ मच चुकी है। माओवादियों की केंद्रीय कमेटी और जोनल कमेटी के सदस्यों के अलावा सीनियर ऑपरेटिव सुरक्षा बलों के समक्ष हथियार डाल रहे हैं। जैसा कि प्रधानमंत्री ने दिल्ली में कहा, बीते 75 घंटे में 302 नक्सली हथियार छोड़ संविधान थाम चुके हैं। 15 अक्टूबर को गढ़चिरौली में 61, 15 अक्टूबर को ही सुकमा में 27, 17 अक्टूबर को बस्तर में 210 और 18 अक्टूबर को कोंडागांव में एक नक्सली ने हथियार छोड़ा है। बीते हफ्ते जिन नक्सलियों ने हथियार छोड़ा है, उनमें 2 सबसे बड़े चेहरे आपको दिखाते हैं। पहला बड़ा चेहरा है सोनू दादा का। सोनू 5 करोड़ का इनामी नक्सली रह चुका है। वहीं सीसी मेंबर रूपेश 1 करोड़ का इनामी नक्सली रह चुका है। सवाल उठता है कि आखिर अचानक ऐसा हुआ क्या है जो नक्सलियों ने मुख्य धारा में लौटने पर सहमति जताई है। तो इसका जवाब खुद सेंट्रल कमेटी मेंबर रहे रूपेश से सुने। जनवादी तरीके से कानून के तहत काम करने वाला मूलवासी बचाओ मंच के ऊपर प्रतिबंध लगाए थे 1 साल पहले। उस मूलवासी बचाओ मंच के ऊपर अभी 1 साल होने का है। आगे फिर प्रतिबंध को जारी ना रखने का निर्णय सरकार ने लिया। और दूसरा है, बहुत बड़ा अड़चन के रूप में है जो आत्मसमर्पण करने वालों को यहाँ छत्तीसगढ़ में पुलिस फोर्स में, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड्स DRG में नक्सल विरोधी अभियानों में भर्ती इस्तेमाल कर रहे, हमें उसमें भर्ती नहीं होंगे, ये शर्त, ये मांग रखे थे हम। तीसरा, हमारा साथी लोग कई अलग अलग पार्टी, PLGA, संयुक्त मोर्चा संबंधित कई साथी लोग जो जेलों में बंद किए थे, उन लोगों को रिहा करने के बारे में भी हम मांग रखे। कुल मिलाकर सरकार की पुनर्वास नीति सुरक्षा बलों का दबाव का ही नतीजा है। बड़ी संख्या में नक्सली हथियार छोड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज इसे पिछली सरकार की विकास योजनाओं का असर बता रहे हैं और प्रमाण मांग रहे हैं। कांग्रेस की सरकार की नीति के कारण ही आज नक्सलवाद पे कहीं न कहीं सफलता मिल रही है। आज भी हम पूछ रहे हैं, हाँ, मैं कल भी ये शब्द मैंने कहा कि अगर ओरिजिनल नक्सली सरेंडर करते तो सबके लिए अच्छा है। वहां के आदिवासियों को सिर्फ नक्सली बताकर अगर सरेंडर कर रहे हैं तो इस पे हमारा सवाल रहेगा। पर पहली बात तो उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि ये उनकी पार्टी का स्टैंड है कि उनका व्यक्तिगत है। जहां तक उनके सरकार के 5 साल के कार्यकाल की बात है, तो वो 5 वर्ष उन्होंने नक्सलियों को पाला पोसा, बढ़ावा दिया। दीपक बैज सरकार से 210 नक्सलियों की जानकारी मांग रहे थे और गृह मंत्री विजय शर्मा ने बिना देर किए मुख्य धारा में लौटे सभी नक्सलियों की पूरी जानकारी सार्वजनिक कर दी और कांग्रेस को प्रमाण दे दिया। नक्सलवाद का अंत न सिर्फ सुरक्षा की जीत है, बल्कि लाखों आदिवासियों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत भी। ऐसे में उम्मीद है कि इस मुद्दे पर राजनीति न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो बस्तर में आ रहे इस बदलाव पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय वोकिल हैं, जिनसे हम नक्सल समस्या के बारे में बात करते हैं। अजय जी, आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से लगातार समर्पण हो रहे हैं, फिर चाहे वो महाराष्ट्र में हो या छत्तीसगढ़ में, तो इस तरह से उनकी जो घर वापसी हो रही है, मुख्य धारा में नक्सली वापस आ रहे हैं, इसको आप किस रूप में लेते हैं? देखिए, नक्सली अगर हिंसा का रास्ता छोड़ करके मुख्य धारा में आ रहे हैं और एक संवैधानिक व्यवस्था को स्वीकार कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती है। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नक्सली विचार अब जो है वो दम तोड़ने की कगार पर या मर जाएगा। विचार तो कोई मरता नहीं है, लेकिन ये है कि उसकी जो व्यावहारिकता पर जो सवाल खड़े होने लगे थे कि भाई अगर इतने साल से वो हिंसा कर रहे, इतने लोग मारा है उन्होंने, वो भी खुद मरे हैं, तो ये लड़ाई कब तक चलती रहेगी और इससे हासिल क्या हुआ अंततः? तो कुछ भी नहीं हुआ।
ये बात तो नक्सलियों को भी समझ में आ रही है। दूसरी बात ये है कि केंद्र सरकार ने खास करके जो अमित शाह जब से गृहमंत्री बने हैं तब से उन्होंने बहुत एक टारगेटेड मुहिम शुरू कर दी थी कि भाई हमें नक्सलवाद को हिंसा का रास्ता ख़त्म करना है। तो इसको चारों तरफ से कसा गया है। उसमें पुराने नक्सलियों जिन्होंने समर्पण किया हुआ था उनको भी शामिल किया गया। तो एक नई स्ट्रेटेजी बनाई गई चारों तरफ से। तो जहां 18 जिलों में ये नक्सलवाद था घट करके अब तीन जिलों तक सीमित हो गया है। आज ही उन्होंने कहा कि शायद छत्तीसगढ़ में तो केवल दक्षिण बस्तर में ही थोड़ा बहुत बचा है और मेरे ख्याल से अगले साल तक जो उन्होंने टारगेट दिया हुआ है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म करना है, तो मुझे लगता है नहीं कि उसके पहले ही शायद वहाँ भी खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, मगर कुछ साल पहले तक आप और हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की संयुक्त प्रदेश पे हम लोगों ने देखा है। कोई हम समझ नहीं सकते थे कि क्या, या सोच भी नहीं सकते थे कि क्या ऐसा हो पाएगा कि बस्तर से नक्सलवाद के इस तरीके से पांव उखड़ जाएंगे। आखिर कैसे संभव हुआ ये सब? देखिए, हो तो पहले भी सकता था, इसलिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत इच्छा शक्ति की जरूरत है जी। और खुद सरकारें इसको लेकर भ्रम में थी या कंफ्यूजन में थी कि भाई हम इसको कैसे निपटें। एक तरफ उनको बढ़ावा भी दिया जा रहा था, दूसरी तरफ उनको रोका भी जा रहा था। तो कुल मिला के जब ये रणनीति साफ हुई कि भाई आप या तो करो या मरो वाली स्थिति है, या तो आप सरेंडर कर दीजिए या फिर मरने की तैयार हो जाइए। और नक्सलवाद के नाम पर अंदर अंदर चल क्या रहा था, ये भी तो एक बड़ा सवाल है। कोयले की वैचारिक क्रांति हो रही थी ऐसा तो कहा नहीं, नक्सलवाद के लिए फंडिंग कहाँ से हो रही थी? तो वो तो ये था कि लोगों से पैसा वसूली हो रही थी अवैध तरीके से, और तमाम तरह के जो उसमें उनके वेस्टेड इंटरेस्ट थे वो पूरे हो रहे थे। इसको लेकर के पूरा रैकेट जो है, और उसमें इवन फॉरेन फंडिंग के भी उदाहरण सामने आए हैं, जो ISI का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट सामने आया है। तो आखिर ये अलग अलग तरीके से आखिर आप कर क्या रहे थे? कोई सामाजिक क्रांति या राजनीतिक क्रांति तो हो नहीं रही थी, जो कि वास्तव में नक्सलवाद का उद्देश्य था कि इस सत्ता को हटा करके और एक सशस्त्र क्रांति करके पूरी व्यवस्था को बदलना। तो वैसा तो कुछ हुआ नहीं। ये अनावश्यक लोग मर रहे थे, पुलिस वाले ही मर रहे थे, नक्सली मर रहे थे। हमारे चैनल के साथ ही एडिटर इन चीफ ज्ञानेंद्र तिवारी ने जो बड़ा नक्सली जिसने सरेंडर किया उससे बात भी की है, रूपेश। तो उससे यही सवाल पूछा कि नक्सलवाद के नाम पे आप जो वसूली कर रहे थे तो कितना पैसा आपने कमाया है? तो इसका जवाब उनसे देते नहीं बना। उन्होंने कहा कि जितना जरूरी होता था हम उतनी वसूली करते थे। मगर निश्चित ये बड़ा बात, ये जो बात थी सब लोग जानने लगे थे, नक्सलवाद की आड़ में बड़ी उगाही हो रही थी। मगर क्या हम अभी कह सकते हैं कि नक्सलवाद छत्तीसगढ़ से पूरी तरह उखड़ गया है? नहीं, मेरे ख्याल से पूरी तरह से खत्म होने में अभी समय लगेगा। सवाल ये है कि आखिर नक्सलवादी किस तरह से मुख्य धारा में शामिल हो जाते हैं, पहली चीज़। दूसरी बात है, नक्सलवाद जिन कारणों से पैदा हुआ था उन कारणों का जो है वो समाधान होता है कि नहीं होता, ये भी देखने की बात है। मुख्य बात यह है कि जो नक्सलवादी इलाके थे वहाँ विकास की जो है धारा पहुँच नहीं पाई थी। और धीरे धीरे ऐसा बताया जा रहा है कि शायद वहाँ पर जहाँ पे खत्म हो रहा वहाँ पर जो है विकास की किरणें वहाँ तक पहुँच रही हैं। तो सवाल ये कि अगर जिन कारणों से नक्सलवाद पनपा, अगर उनका समाधान नहीं हो पाया, जो सामाजिक समस्या ज़्यादा है, आर्थिक समस्या ज़्यादा है, तो उसका अगर समाधान नहीं होगा तो ये फिर नए सिरे से सिर उठा सकता है। तो सरकार को उस पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल, सरकार को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि किस तरीके से जिन वजहों से नक्सलवाद पनपा था, इतना बड़ा और गंभीर समस्या बन गई थी, उसको उन चीज़ों को टारगेट किया जाए और उन मुद्दों को खत्म किया जाए। तो इस पूरे मुद्दे पर पॉलिटिकल राउंडअप का एक्सपर्ट कमेंट भी अब जान लेते हैं। पॉलिटिकल राउंडअप का एक्सपर्ट कमेंट ये है कि बंदूक के रास्ते सत्ता पाना और अपनी मर्जी का समाज बनाने वालों का सपना टूट चुका है। वो समझ गए हैं कि हिंसा के इसका ये रास्ता किसी मंजिल पर नहीं पहुंचाएगा। केंद्र सरकार की सख्ती ने भी नक्सलवाद की कमर तोड़ी और उनको समर्पण के लिए मजबूर किया है। बस्तर में शांति और विकास की नींव आने वाले दिनों में रखी जाएगी। अब इस बात की उम्मीद बहुत बढ़ गई है।